सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में जो है हम Q&A करने जा रहे हैं। कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें और साथ घंटी के बटन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको HVAC से रिलेटेड आगे वीडियो जो है वो मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हमारे पास कमेंट आ जाता है सेमी सिद्दीक का, जो कह रहे हैं कि सर पेल के आउटडोर के साथ हम हायर का इंडोर या ग्री का इंडोर यूनिट लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लगा सकते हैं। चाइना में कोई भी ब्रांड है तो आप उसका कोई भी चाइना का इंडोर या आउटडोर चेंज कर सकते हैं, बट आपको उसकी कैपेसिटी जो है वो आपको मैच करनी होती है। मतलब आपका आउटडोर यूनिट अगर 1 टन का है तो 1 टन का इंडोर यूनिट लगा सकते हैं। आउटडोर 2 टन का है या 1.5 टन का है तो इंडोर भी आप जो है उसका 1.5 टन का ही, मतलब कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, आप लगा सकते हैं। इसमें मोस्टली इशू नहीं बनता। कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो जापानी हो, अगर आप उसके साथ कोई चाइना का यूनिट लगा देते हैं इंडोर या आउटडोर, उनमें प्रॉब्लम आते हैं। वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, बहुत ही कम। मोस्टली जो है मैच आउटडोर इंडोर हो जाते हैं, कैपेसिटी बस आपकी सेम होनी चाहिए। और मोस्टली ऐसे जो है इंडोर आउटडोर आपके पूरा सेट बन के चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर हमसे फैज़ अहमद चिश्ती कह रहे हैं कि सर कार AC पर गैस चार्जिंग की वीडियो बनाएं। जी इंशाल्लाह आपको इस वीक के अंदर ही या 1-2 वीक के अंदर ही आपको मेरी पूरी कोशिश है कि कार का AC जो है उसमें गैस कौन सी चार्ज होती है, उसका रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है और किस तरह से आपको जो है कार के AC में गैस चार्ज करनी चाहिए। फुल A to Z स्टार्ट से एंड तक जो है मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कार में गैस चार्ज करने की। वो आपको इंशाल्लाह चंद ही दिनों में 8-10 दिनों में उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल जाएगी। तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब प्रॉपर जो है आपको एयर कंडीशनर की, कार के एयर कंडीशनर की गैस चार्ज करना जो है उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो उम्मीद है कि वो आपको वीडियो काफ़ी जो है आपको पसंद भी आएगी और आपको काफ़ी फ़ायदा भी देगी। मोहम्मद शारिक कह रहे हैं कि सर क्या हम नॉर्मल AC में टाइमर लगा सकते हैं, जैसे कि रात में बंद हो जाए और खुद ब खुद जो है वो सुबह ऑन हो जाए, ऐसा कोई टाइमर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पर टाइमर की ऑप्शन होती है आपके रिमोट कंट्रोल में। एयर कंडीशनर को आप अपनी मर्जी से टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने बजे ऑफ हो और कितने बजे ये दोबारा टर्न ऑन हो जाए। इसमें ऑफ टाइमर और ऑन टाइमर दोनों ऑप्शंस होती हैं। तो आपको मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि आप टाइमर को कैसे जो है सेट कर सकते हैं रिमोट की सेटिंग से जाकर। ऑफ कितने, मतलब कैसे आप ऑफ टाइमर सेट कर सकते हैं, कैसे आप ऑन टाइमर सेट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप ऑन टाइमर सेट करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल अभी AC ऑफ है, आपने यहाँ रिमोट से जो है ऑन टाइमर जो है वो सेट कर दिया है 1 घंटा जो है 1 घंटे बाद ऑन हो, तो वहाँ पर आपका AC जो है 1 घंटे बाद ऑन खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं 1 घंटे के बाद जो है ये 2 घंटे रेगुलर चले या 4 घंटे रेगुलर चले या जितने भी आप 8 घंटे रेगुलर चाहते हैं चले, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, इसको यूज़ करना चाहिए। कई बार हम रात में जो है चाहते हैं 2-3 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए, लेकिन हम तो सो जाते हैं, फिर उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर आप जो है इसको टाइमर को यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आप टाइमर का बटन जो है वो आप उसको टाइमर को यानी कि कैसे रिमोट में सेटिंग कर सकते हैं, टाइमर ऑन टाइमर ऑफ को कैसे आप जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक भाई पूछ रहे हैं कि सर एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो इंडोर से आउटडोर के लिए जो आउटपुट निकलती है, जो रिले से वायर निकलती है, जिसे हम कंट्रोल वायर भी कहते हैं, कंप्रेसर वायर भी कहते हैं और आउटपुट हम कहते हैं, वो न्यूट्रल होती है या फिर वो हमारी 220 वोल्टेज की कौन सी लाइन मानी जाएगी और कौन सी लगानी चाहिए? वहाँ पर जो है आपकी कंट्रोल लाइन फेस लाइन होती है न्यूट्रल। आपके एयर कंडीशनर में, आउटडोर यूनिट में, इंडोर यूनिट में डायरेक्ट जाता है न्यूट्रल। इंडोर यूनिट में भी सप्लाई में जहाँ पर जाएगा वो डायरेक्ट जाएगा, आउटडोर में भी डायरेक्ट चला जाएगा, कहीं पर कंट्रोल होकर नहीं जाएगा। आपका जो फेस होगा वो आपकी रिले पे इनपुट पर लगेगा और वो फेस आउटपुट जो जब निकलेगा वो 220 वोल्टेज जो है वो आपके आउटडोर को मिल जाएगा। तो मतलब वहाँ पर आप उस लाइन को आप फेस लाइन बोल सकते हैं, न्यूट्रल लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा फेस ही कंट्रोल होता है। फेस इनपुट होता है, रिले जैसे ही ऑन होगी 3 मिनट बाद तो वो आउटपुट फेस जो है वो आपके आउटडोर को पहुँचा देगी। न्यूट्रल डायरेक्ट मिली होगी और आपका आउटडोर यूनिट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो उसको आप यानी कि कंट्रोल वायर को फेस वायर भी बोल सकते हैं। दीपक कुमार कह रहे हैं कि सर R410A जो रेफ्रिजरेंट है
उसको टॉप अप करना चाहिए कि नहीं इस रेफ्रिजरेंट, इस एयर कंडीशनर जिसमें इन्वर्टर एसी में जैसे मोस्टली R410 से रेफ्रिजरेंट चार्ज होती है, तो इन यूनिट में इस गैस को टॉप अप करना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग तो करते हैं, हमें भी क्लियर कर दे कि इसको करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल आप टॉप अप इसको कर सकते हैं अगर आपकी 80% गैस 70% गैस एक एयर कंडीशनर में है, लेकिन आप चाहते हैं कि फिलवक्त आप लीकेज नहीं ट्रेस कर रहे, तो आप चाहते हैं कि इसमें गैस चार्ज करके 1-2 मंथ जो है वो इजीली निकाल सके, तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं गैस को। प्रॉपर जो काम है उसका यही है कि आप वो पहली गैस भी निकालें, उसकी प्रॉपर लीकेज टेस्ट करें, उसको बाद में वैक्यूम करें और फिर जो है उस पर आप मुकम्मल पूरी गैस चार्ज करें। लेकिन अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप टॉपअप जैसे R22 में हम कर सकते थे, ऐसे ही R410A में भी हम टॉपअप कर सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहजाद अहमद कह रहे हैं कि सर मेरे रूम का जो साइज़ है वो 11 बाय 12 रूम का साइज़ है, क्या वहाँ पर 1 टन का एसी काम देगा? बिल्कुल वहाँ पर आपका 1 टन का एसी जो है वो अच्छे से काम दे देगा। अगर तो आपके रूम के ऊपर भी एक रूम है, मतलब धूप वगैरह उसको नहीं छत पे पड़ती, तो फिर तो और काफ़ी अच्छे से काम देगा। अगर ऊपर भी है, सीलिंग हुई है, तो काफ़ी अच्छे से आपको काम देगा। मोस्टली जो है 11 बाय 12 रूम में 1 टन का जो है आप एसी लगा सकते हैं और मोस्टली इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर आपकी टॉप मतलब उसके ऊपर कोई रूम नहीं है, आपका टॉप पर वो टॉप फ्लोर पर रूम है 11 बाय 12 का, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट धूप आपकी छत पर पड़ती है, तो रूम वैसे भी मतलब हीट होता है, सीलिंग नहीं हुई तो वहाँ पर जो है आपको नाइट में तो बेहतरीन 1 टन का काम देगा, लेकिन डे में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन आपको 16 पर रखकर चलाना होगा ताकि वो रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखे और अच्छे से 1 टन का 11 बाय 12 के रूम में काम दे सकता है। आतिफ यामीन कह रहे हैं कि सर इन्वर्टर एसी में लीकेज है लेकिन मिल नहीं रही, 15 दिन बाद जो है गैस कम होना शुरू हो जाती है, कोई तरीका बताएं कि हम कैसे लीकेज को ट्रेस कर सकें। कई बार ऐसी लीकेज होती है जो कि बहुत ही माइनर लीकेज होती है, वो हमें नहीं मिल पा रही होती, हम पानी में टिप करके भी देख लेते हैं, अच्छे से उसको सारे जॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, हमें लीकेज वहाँ पर कहीं पर बबल नहीं देखने को मिलते। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप हल्की सी हीट इसको देकर, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हीट देकर वायर वाले ब्रश के साथ उसको आप क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करके आप प्रेशर दें तो उम्मीद है आपको जल्दी लीकेज मिल जाएगी। लेकिन अगर लीकेज आपको फिर भी नहीं मिल रही, फिर आप ये चीज़ नोट करें कि आपको इंडोर यूनिट के कॉइल में राइट और लेफ्ट साइड पे जो जॉइंट्स होते हैं, यू होते हैं, वहाँ पर किसी यू पर आपको ऑयल अगर देखने को मिल रहा है, किसी साइड पर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ऑयल देखने को मिल रहा है, डाउट है, शक है कि यहाँ से लीकेज होगी, ऑयल है मतलब नॉर्मल खुश्क आपके जो है पाइप हैं, लेकिन एक जगह पर आपको ऑयल महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर आप उसको रीसोल्डिंग करेंगे। मतलब आपको ऐसे सिचुएशन में रीसोल्डिंग कर देना चाहिए जहाँ पर आपको डाउट हो, लेकिन लीकेज नहीं मिल रही लेकिन डाउट है, तो वहाँ से आप रीसोल्डिंग कर दें तो उम्मीद है कि ये आपका फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली मैंने भी ऐसे ही फॉल्ट सॉल्व किए हैं जहाँ पर डाउट होता है। अगर डाउट नहीं भी है, लेकिन मैं एहतियातन इंडोर यूनिट में जो कॉइल जो बैंड है, यू बैंड वगैरह जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पर मैं उसको रीसोल्डिंग कर देता हूँ। रीसोल्डिंग करने से मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर माइनर सी लीकेज है, वहाँ कहीं से लीकेज होगी भी तो वो ऑटोमेटिक जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, लीकेज बंद हो जाएगी। हम दोबारा इसी को प्रेशर भी देंगे तो हमारा प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। जहाँ पर डाउट है वहाँ से आप रीसोल्डिंग कर दें। कई बार लीकेज इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसका एक बबल जो है कितनी देर बाद जाकर मिलता है, लेकिन इतना हम वेट नहीं कर सकते, तो इसको आप रीसोल्डिंग कर देंगे और फिर चलाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। करामत शाह कह रहे हैं कि आजम भाई जो इन्वर्टर एसी में जो कंट्रोल वायर होती है वहाँ पर 220 वोल्टेज होते हैं कि 12 वोल्ट डीसी होते हैं, वहाँ पर 220 वोल्टेज होते हैं, 12 वोल्ट डीसी जो है वो आगे आपके पीसीबी जो आउटडोर यूनिट में होती है वो कन्वर्ट करके, अगर फैन मोटर डीसी है, कंप्रेसर डीसी है, तो वो कन्वर्ट करके आगे कंप्रेसर डीसी सप्लाई करती है। कंट्रोल वायर में जो कनेक्ट होता है वो आपके आउटडोर यूनिट तक जो है वो 220 वोल्ट जो है एसी करंट ही होता है कंट्रोल वायर में। लवदीप सिंह पूछ रहे हैं कि सर क्या गर्मी की वजह से R22 रेफ्रिजरेंट गैस का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है? मसलन के जैसे 80 PSI प्रेशर अगर हो सकता है तो मतलब बताएं क्यों हो सकता है, हालांकि गैस भी पूरी है और जो है हमारे एम्पेयर भी ठीक ले रहा है। बिल्कुल गर्मी की वजह से आपका प्रेशर जो है आपको ज़्यादा ज़रूर देखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि गैस ओवर है, वो आपकी जो है हेड प्रेशर हाई होने की वजह से गर्मी मतलब ज़्यादा होने की वजह से आपको प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। आप अगर रिटर्न प्रेशर देखेंगे, मतलब उसका सक्शन प्रेशर देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम R22 है, उसका नॉर्मल मौसम में जो है 60 PSI के राउंड बाउंड होता है, तो वो आपको 70-80 के आसपास मिलेगा जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसा आपको प्रेशर देखने को मिलता है।
इसीलिए जब गर्मी हो काफ़ी ज़्यादा तो आपको वहाँ पर 60 प्रेशर नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपकी जहाँ पर रिटर्न अच्छी आ रही है, अम्पेयर्स अच्छे हो रहे हैं, मैक्सिमम करंट अम्पेयर आ रहे हैं और आपके रिटर्न सही है, कूलिंग चिल कर रही है, वहाँ पर अगर आपको 75-80 PSI प्रेशर देखने को मिलता है, इसका मतलब गैस ओवर नहीं, इसका मतलब कि आपका गर्मी की वजह से प्रेशर ज़्यादा है। ओके तो यार यहाँ पर लास्ट कमेंट था, मेरी लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है, लेकिन खैर कोई नहीं चलेगा, एक ही कमेंट जो है वो रह गया था, यही कमेंट। तो यहाँ पर MM दानिश कह रहे थे कि आजम भाई हम बिना वैक्यूम पम्प के एयर कंडीशनर को वैक्यूम कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं 2 से 3 वीडियो तकरीबन बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक तो सेल्फ वैक्यूम जो हमारे एयर कंडीशनर का कंप्रेसर को ऑन करके ही सेल्फ वैक्यूम किया जाता है उस पर वीडियो बनाई है। उसके अलावा मैं ये भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप अपनी गैस के साथ ही अपने पूरे सिस्टम को फ्लश करके, मतलब उसमें से जो गैस है उसको रिलीज़ करके हवा को निकाल सकते हैं और आपका अच्छे से AC वर्क करेगा, वैक्यूम आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे वैक्यूम मशीन अगर आपके पास होगी, वैक्यूम पंप, तो वो काफ़ी बेहतर है। कस्टमर के ऊपर भी काफ़ी इंप्रेशन बनता है इससे कि एक प्रॉपर जो है हम टेक्नीशियन प्रॉपर काम कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है जो आपका कस्टमर होगा वो भी खुश होगा। बट एमरजेंसी में आप जो है कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप गैस के साथ ही पर्च करवा सकते हैं, अपने पूरे सिस्टम को हवा निकाल सकते हैं और अपने AC को अच्छे से वैक्यूम कर सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।